कभी सोचा है कि आपके स्मार्टफोन या लैपटॉप के अंदर का वो जो कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट होता है, वो काम कैसे करता है? अच्छा, इसका जवाब ना करीब 200 साल पुराने दो बहुत ही सिंपल से नियमों में छिपा है। नाम है किरचॉफ के नियम। और नहीं, ये सिर्फ हिस्ट्री की बातें नहीं है। ये वो नियम हैं जो आज की हाई स्पीड टेक्नोलॉजी को मुमकिन बनाते हैं। तो चलिए जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो ये नियम आए कहाँ से? देखिए, हर बड़े नियम के पीछे एक कहानी तो होती ही है। और हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे यंग जीनियस से जिसने इलेक्ट्रिक करंट को देखने और समझने का हमारा तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये हैं गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ। जरा सोचिए, बात है 19वीं सदी के बीच की। बिजली उस वक्त भी एक रहस्यमयी ताकत जैसी थी जिसके नियम मतलब किसी को ठीक से पता नहीं थे। और ऐसे ही समय में किरचॉफ ने इस फील्ड में एक ऐसी क्लैरिटी, एक ऐसा ऑर्डर लाया जो पहले कभी देखा ही नहीं गया था। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? 1845 में जब वो सिर्फ 21 साल के थे, किरचॉफ ने वो दो नियम बनाए जो आज पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की नींव हैं। मतलब सोचिए, 21 साल की उम्र में ये उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट का सबूत है। तो सवाल ये है कि आखिर ये नियम हैं क्या? असल में ये फिजिक्स के दो सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी आवेश का संरक्षण और ऊर्जा का संरक्षण। और इन्हीं से हमें मिलते हैं किरचॉफ का करंट लॉ, जिसे हम केसीएल कहते हैं, और वोल्टेज लॉ यानी केवीएल। तो किरचॉफ ने हमें दो बहुत पावरफुल टूल्स दिए हैं। पहला है करंट लॉ या केसीएल, जो जुड़ा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, और दूसरा है वोल्टेज लॉ या केवीएल, जो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। केसीएल यानी करंट लॉ सुनने में बहुत ही सिंपल है। जो अंदर आता है उसे बाहर जाना ही पड़ेगा। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है पानी के पाइप की टी फिटिंग। सोचिए कि पानी एक जंक्शन में आ रहा है, वो कहीं गायब तो नहीं हो सकता ना। जितना पानी अंदर आएगा उतना ही बाहर निकलेगा। बस सर्किट के किसी भी नोड या जंक्शन पर करंट के साथ भी बिल्कुल यही होता है। वहां कोई चार्ज जमा नहीं होता। अच्छा, अब बात करते हैं केवीएल की। इसे समझने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़ने के बारे में सोचिए। मान लीजिए आप एक रास्ते से ऊपर चढ़ते हैं, फिर नीचे उतरते हैं और वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। तो आपकी ऊंचाई में कुल बदलाव कितना हुआ? 0, है ना? बस इसी तरह एक सर्किट के किसी भी क्लोज्ड लूप में जब आप सारे वोल्टेज गेन्स और ड्रॉप्स को जोड़ते हैं तो उनका टोटल हमेशा हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो इन दोनों नियमों के पीछे की थ्योरी तो हमें समझ आ गई, लेकिन ये असल में काम कैसे करते हैं? देखिए, ये नियम सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। ये बहुत ही पावरफुल एनालिटिकल टूल्स हैं जिन्हें इंजीनियर्स सबसे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को समझने और डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी सर्किट को एनालाइज करने का एक सिस्टमैटिक तरीका है जिसमें किरचॉफ के नियमों के साथ साथ ओम का नियम भी इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आप नोड्स को पहचानते हैं, मतलब वो जंक्शंस जहां तार मिलते हैं, और लूप्स को, यानी करंट के लिए कोई भी बंद रास्ता। फिर आप हर नोड पर केसीएल लगाते हैं, ये पक्का करते हुए कि जितना करंट अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। इसके बाद आप हर लूप पर केवीएल लगाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वोल्टेज बैलेंस्ड है। और आखिर में आपके पास इक्वेशंस का एक सेट होता है जिससे सॉल्व करके आप अननोन वोल्टेज और करंट का पता लगा लेते हैं। हाँ, हाथ से ये सब कैलकुलेशंस करना सीखने के लिए तो ठीक है, लेकिन रियल वर्ल्ड में जब सर्किट्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तब इंजीनियर्स स्पाइस जैसे पावरफुल सॉफ्टवेयर सिमुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। और मजे की बात यह है कि ये बड़े-बड़े सिमुलेटर्स भी अपने कोर में कैलकुलेशंस के लिए किरचॉफ के इन्हीं नियमों का इस्तेमाल करते हैं। तो अब तक तो सब कुछ बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है ना? नियम सिंपल हैं, प्रोसेस क्लियर है। लेकिन रुकिए, क्या ये 19वीं सदी के नियम हमारी आज की इस लाइटनिंग फास्ट दुनिया में हमेशा सही साबित होते हैं? और ये सवाल बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे डिवाइसेस तेज़ और छोटे होते जा रहे हैं, हम इन क्लासिक नियमों की लिमिट्स तक पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये नियम गलत हो जाते हैं, पर हाँ, वे थोड़ा बेंड होना शुरू कर देते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई राय नहीं है। एकेडमिक रिसर्च जैसे कि रॉबर्ट एस आइजनबर्ग का ये कोट हमें यही बताता है। केसीएल एक बहुत ही इफेक्टिव मॉडल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये रियलिटी का परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, एक बहुत बहुत अच्छा अप्रॉक्सीमेशन, लेकिन है तो अप्रॉक्सीमेशन ही, खासकर तब जब चीज़ें बहुत बहुत तेज़ी से बदलती हैं।
तो असल में हो क्या रहा है? देखिए, मैक्सवेल्स इक्वेशंस हमें एक ज़्यादा कंप्लीट पिक्चर देते हैं। उनमें एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट शामिल है जिसे डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। इसे आप एक बदलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पैदा होने वाले टेम्पररी करंट की तरह समझ सकते हैं। अब होता यह है कि लो फ्रीक्वेंसीज पर यह इतना छोटा होता है कि हम इसे इग्नोर कर सकते हैं और किरचॉफ्स का नियम परफेक्टली काम करता है। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसीज पर यह डिस्प्लेसमेंट करंट काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है। और इसका बहुत बड़ा मतलब है। जरा इस बात को समझिए, जब किरचॉफ ने अपने नियम लिखे थे तब स्विचिंग में 0.1 सेकंड लगते थे। आज के कंप्यूटर्स 0.1 नैनोसेकंड में स्विच करते हैं। ये 1 अरब गुना तेज है। इस स्पीड पर जो लिमिट्स कभी सिर्फ थियोरी का हिस्सा थी, वो अब एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बन गई हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि किरचॉफ के नियम अब आउटडेटेड हो गए हैं? क्या हमें उन्हें बस हिस्ट्री की किताबों में रख देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि उनकी लिमिट्स को समझना ही उन्हें आज की हाईटेक दुनिया में और भी ज्यादा यूजफुल और पावरफुल बनाता है। आज भी कटिंग एज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स की शुरुआत किरचॉफ्स के प्रिंसिपल से ही होती है। चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यानी EMI को कम करना हो, 5G सिस्टम्स डिजाइन करने हो या फिर ऑटोमोटिव रेडार बनाना हो, इन सब में एनालिसिस का पहला और सबसे जरूरी स्टेप यही नियम होते हैं। इसका एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। EMI डिज़ाइन में होता यह है कि बड़े बड़े करंट लूप्स छोटे छोटे एंटेना की तरह काम करने लगते हैं और अनवांटेड रेडियो नॉइज फैलाने लगते हैं। तो इंजीनियर्स KVL का इस्तेमाल करते हैं इन अनवांटेड लूप्स को ढूंढने और छोटा करने के लिए, और KCL से ये पक्का करते हैं कि करंट उन रास्तों पर न बहे जहां उसे नहीं बहना चाहिए। इससे पता चलता है कि ये नियम आज भी कितने रेलेवेंट और प्रैक्टिकल हैं। तो आखिर में किरचॉफ के नियम हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाते हैं कि सबसे अच्छे सिद्धांत भी कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, हमें अपने फंडामेंटल मॉडल्स को लगातार री-एग्जामिन और रिफाइन करना पड़ता है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया और तेज और ज्यादा कनेक्टेड होती जाएगी, हमारे इन फंडामेंटल नियमों को आगे कैसे इवॉल्व होना होगा।